नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आचार्य हिमांशु पांडे, आपके अपने YouTube चैनल हिमांशु जी महाराज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम आप सभी जानते हैं कि लग्न चक्र किसे कहते हैं और लग्न चक्र से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और ये जो खाने बने होते हैं इन खाने में कौन सा ग्रह किस प्रकार से काम करता है और इनमें हम लोगों को किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं आज लग्न चक्र की। लग्न चक्र में ये 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 खानों को लग्न चक्र कहा जाता है। इस 12 खाने मिलकर के ही लग्न चक्र बनती है। लग्न चक्र जो कि हमने पहले ऊपर से ही लिख दिया है, लग्न चक्र। लग्न चक्र में क्रमशः गिनतियाँ लिखी होती हैं जो कि इस प्रकार होती हैं, जैसे हम आज आपको लिख करके बताने वाले हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 गिनतियां हैं जो कि क्रमशः 12 राशि भी होती हैं। 12 राशि किस प्रकार से होते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि कहा गया एक का मतलब मेष राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जैसे कि आज हम बात करते हैं इसको कहते हैं मेष राशि। ये है एक गिनती को मेष राशि कहा जाता है। मेष राशि का एक अपना स्वभाव होता है, इसलिए ये एक गिनती की संज्ञा जो है वो मेष राशि की दी गई है। द्वितीय राशि को दिया गया है वृष राशि। वृष राशि, वृष राशि 2 गिनती को कहा जाता है। गिनती को वृष राशि की संज्ञा की दी गई है। तो आज हमारी बात हो चुकी है मेष राशि, वृष राशि से बात करते हैं मिथुन राशि की। अब तीसरी राशि को मिथुन राशि कहा जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम कर्क राशि की। जो 4 गिनती होती है, ये 4 नंबर की जो राशि है उसे हम कर्क राशि कहते हैं। कर्क राशि के बाद में अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि 5 नंबर की गिनती को कहा जाता है सिंह राशि। इसी प्रकार से क्रमशः 5 नंबर की गिनती को सिंह राशि कहा जाता है। अब हम कौन कौन सी राशि की बात कर चुके हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब कन्या। 6 नंबर गिनती को कन्या राशि कहा जाता है। 6 जहाँ पर गिनती हो या 6वीं गिनती हो उसे कन्या राशि कहते हैं। 6 नंबर गिनती को कन्या राशि की संज्ञा दी गई है। अब कभी भी आपके हाथ में कुंडली आती है, आप उसको देखते हैं तो देखते ही आप समझ जाए यदि 6 गिनती लिखी हुई है तो आप कन्या राशि की बात कर रहे हैं। 6 के बाद आप बात करते हैं 7वीं राशि की। तो 7वीं राशि क्रमशः फिर जान लेते हैं कैसे है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब आते हैं तुला। तुला राशि, इसको तुला राशि कहते हैं। 8 नंबर यानी तुला। तुला राशि के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तुला, वृश्चिक, सप्तम और अष्टम यानी 7 और 8 गिनती को वृश्चिक राशि कहा जाता है। भाव अलग अलग होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12
गिनती उसी अंतर्गत लिखी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ बात की तुला और वृश्चिक। अब हम बात करते हैं धनु राशि। जिसी प्रकार से हमने लिखा था वृश्चिक, उसी प्रकार से 9 नंबर गिनती को हम धनु राशि कहते हैं। जहाँ पर 9 गिनती हो, 9 गिनती को हम धनु राशि की संज्ञा दी गई है और 9वीं नंबर की राशि को हम धनु राशि कहते हैं। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हो यानी आप समझ लें कि यह गिनती 9 जो है वो हमें धनु राशि का सूचक के शब्द में बता रही है, इसलिए धनु राशि समझना चाहिए। अब 10वीं राशि यदि हम बात करें तो 10वीं राशि को मकर राशि कहा जाता है। मकर, ये है मकर राशि। 10वीं नंबर राशि को हम मकर राशि कहते हैं। जैसे वृश्चिक, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। वैसे क्रमशः यदि हम आप देखें तो मेष, वृष, मिथुन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, अभय, कुंभ। जहाँ पर 11 गिनती लिखी हो, 11 नंबर गिनती लिखी हो, उसे आप कुंभ राशि समझना चाहिए। और जो लग्न चक्र बना होता है, जो कुंडली देखते समय हम लोगों को देखते हैं, जो हम लोग कुंडली, उसमें राशि हिंदी में नहीं लिखी होती है, उसमें केवल गिनती लिखी होती है और गिनती को देख करके ही हमको समझ लेना चाहिए कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। यदि 11 गिनती लिखी है तो वो कुंभ राशि का सूचक है, यानी आप ये समझ लें कि ये कुंभ राशि है। यदि आप बात करते हैं द्वादश भाव में, यानी कि 12 नंबर पर यदि कोई राशि है तो वो है मीन राशि। मीन राशि एक 12 नंबर की राशि है, जो कि 12वें नंबर की राशि का सूचक बताया गया है। इस प्रकार से क्रमशः 12 राशि हमने लिख दी है। इस लग्न चक्र के माध्यम से आप 12 राशियां होती हैं और आप इस विषय में 12 राशियों के विषय में आप जानकारी शायद प्राप्त कर चुके होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इन 12 भावों से हमें किस प्रकार का विचार करना चाहिए। 12 भाव होते हैं तो 12 राशियां होती हैं, तो 12 भावों में अलग अलग गुण होते हैं 12 भावों के, और अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग उनमें विचार करना चाहिए। तो पहले भाव में हम बात करते हैं, तो पहले भाव में हम क्या विचार करते हैं, तनु भाव कहा जाता है। तनु यानी कि जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसकी शारीरिक संरचना, व्यवहार, विचार और उसका स्वभाव, उसके तेज के विषय में, उसके कुंज के विषय में इत्यादि संबंधित जानकारी आपको तनु भाव यानी प्रथम भाव से, व्यक्ति की शारीरिक संरचना किस प्रकार से होगी, आप प्रथम भाव यानी कि मेष राशि जो हमने लिखा है एक गिनती, प्रथम भाव को हम लोग तनु भाव में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ये राशि तो कहीं पर भी हो सकती है, ये 12 राशियां, ये एक गिनती यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन तनु भाव जो लिखा हुआ है ये केवल जहाँ पर लिखा है यहीं पर ही होगा। ये 12 भाव स्थित रहते हैं, लेकिन ये 12 राशियां एक जगह पर स्थित नहीं रहती हैं। जिस घटनाक्रम के अनुसार जातक का जन्म होता है उसी के अनुसार यह राशियों का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए प्रथम भाव को तनु भाव की संज्ञा दी गई है, द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है। इस जातक के पास, जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं, उसके पास कितना धन होगा, वो कितना धनी होगा, कितना खर्च करेगा, किस प्रकार से व्यवस्थाएं उसकी व्यवस्थित होंगी, धन उसके पास होगा या नहीं होगा, वो आप द्वितीय भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार से अब आगे बात करते हैं तृतीय भाव के। तृतीय भाव कहा जाता है सुहृद। सुहृद यानी कि उसके कुटुंब, परिवार और पत्नी
इत्यादि के विचार, भाई बंधुओं के विचार उससे कितने प्रभावित होंगे, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, ये हम तृतीय भाव से। चतुर्थ भाव कहते हैं कि मातृ भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव को मातृ भाव की संज्ञा दी गई है, यानी कि चतुर्थ भाव में जैसे भी ग्रह बैठे होंगे उनकी जैसी स्थिति होगी, अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छी स्थिति होगी, तो उसके जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसके माता से अच्छे टर्म्स होंगे, अच्छे विचार मिलते होंगे, यह हमें चतुर्थ भाव से जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव कहा जाता है विद्या और पुत्र। पंचम भाव में हमें देखने से पहले यह देखना चाहिए कि उस पर किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं और वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। पंचम भाव में विद्या, जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं वो जातक भविष्य में कितना पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसका विवाह संपन्न होगा तो विवाह किस प्रकार से होगा, और उसके विवाह के बाद कितने पुत्र होंगे, संतानें किस प्रकार से होंगी, और उसको संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, यह हमें पंचम भाव से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं आगे छठे भाव की। छठे भाव को कहते हैं हम शत्रु भाव। छठे भाव को शत्रु भाव की संज्ञा दी गई है। इसमें शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और रोग का भी विषय कहा जाता है, क्योंकि रोग भी मनुष्य का शत्रु ही होता है। जो आपको शत्रुवत कार्य करने को प्रेरित करे वो भी शत्रु होता है, क्योंकि आपके पास शत्रु होंगे, किस प्रकार शत्रु होंगे, ये सारी जानकारी आपको छठे भाव से प्राप्त करनी चाहिए। बात करते हैं सातवें भाव की। सातवां भाव कहा जाता है विवाह और पति और पत्नी, यानी कि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार इस जातक का विवाह किस दिशा में होगा इसकी भी जानकारी इसी से प्राप्त होती है। और पति, यदि किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं तो उसकी पत्नी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यदि किसी आप जातक की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी पत्नी के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। यदि किसी जातिका की कुंडली देख रहे हैं आप, यानी किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं तो आपको उसके पति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है सप्तम भाव से। अब हम बात करने वाले हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो कहा गया है वो आयु का क्षेत्र कहा गया है। जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उस जातक के अनुसार हमें यह देखना चाहिए कि अष्टम भाव में किस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं, वो कैसा परिणाम ले रहे हैं। अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठने से, अच्छे ग्रह बैठने से अच्छा कार्य करते हैं, और बुरे ग्रह बैठ जाएं, नीच के ग्रह बैठ जाएं, शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो वो अपना आयु को व्यक्ति का क्षरण करते हैं। यदि अष्टम भाव में शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति को दीर्घायु तो बनाता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्य ग्रहों की अन्य जगहों पर उसकी यदि दृष्टि पड़ जाती है तो वो व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए अष्टम भाव से हमें आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव को कहा जाता है भाग्य, भाग्येश, भाग्य भाव। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भाग्येश क्या है, भाग्य क्या है, हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, किस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं होंगी, वो हम भाग्य भाव से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। वो जातक भविष्य में क्या कर सकता है, कैसे करेगा, वो हमें भाग्य भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं आगे दसम भाव के। दसम भाव को कहा जाता है व्यक्ति का पराक्रम कैसा होगा, वह कितना पराक्रमी होगा, वह कितना ओजस्वी होगा, वह कितना तेजवान होगा, वह कितना गुणवान होगा, वह कितना धर्मज्ञ होगा, ये सारी जानकारी हमें दसम भाव से ही प्राप्त होती हैं। और पिता के विषय में, यानी कि जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसके व्यक्ति के पिता से कैसे टर्म्स रहेंगे, कैसे विचार रहेंगे, जैसे हमने कभी बताया चतुर्थ भाव में माता से कैसा रहेगा संबंध उसका, उसी प्रकार से दसम भाव से हमें इस विषय की भी जानकारी प्राप्त होती है कि उस व्यक्ति के पिता के विषय में और उसके संबंध में किस प्रकार से जानकारी है। और इसको राजनैतिक क्षेत्र भी कहा जाता है, वो भविष्य में किस प्रकार से अपना वर्चस्व कायम करेगा, वो हमें दसम भाव से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एकादश। एकादश भाव को कहा जाता है आय का क्षेत्र। आय, जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं उसमें सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि एकादश में
हमें किस प्रकार का विचार करना चाहिए, तो वो हमें आय संबंधित विचार करना चाहिए। अब उस व्यक्ति पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, आय किस प्रकार से उसकी होगी, वो धन किस प्रकार से कमाएगा, वो किस प्रकार से अध्ययन करेगा, उसके उस प्रकार से उसकी व्यवस्था चलेंगी, वो कितना धन कमाएगा, वो किस प्रकार से उसकी आमदनी के स्रोत होंगे, वो हमें एकादश भाव से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं द्वादश। द्वादश का मतलब व्यय। द्वादश को कहा जाता है व्यय भाव। व्यय भाव यानी कि जब व्यक्ति सारे कार्यक्रम को अंजाम दे देता है, धन कमाता है, शारीरिक संरचना सही होगी, धन का धनागमन कैसे होगा, उसका पारिवारिक जीवन कैसे होगा, उसके माता का स्वभाव कैसा होगा, विद्या पुत्र के संबंध में, शत्रु के विषय में, विवाह पत्नी और पति के विषय में, इधर बात करते हैं अष्टम भाव में तो आयु के क्षेत्र में, इधर बात करते हैं तो भाग्येश की भी बात हो चुकी है, पराक्रम और पिता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं आय के क्षेत्र में। ये सारे जब व्यवस्थाएं चलेंगी तो इसके लिए आप खर्च भी करेंगे। खर्च किस प्रकार से करेंगे वो हमें द्वादश भाव से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। धन भाव तो धन आय कराता है, लेकिन व्यय भी किस प्रकार से होगा, वो द्वादश भाव से। अच्छे ग्रह बैठ जाने से वो अच्छा कार्य करेंगे और उसे अच्छे विचारों से रखेंगे और उसका धन जो होगा वो अच्छे जगहों पर खर्च होगा। ये है द्वादश भाव से प्राप्त होती है। यदि नीच के ग्रह या बुरी ग्रह के दृष्टि के वाले ग्रह बैठ जाएं, पूरक ग्रह बैठ जाएं, नपुंसक ग्रह बैठ जाएं, तो वह धन व्यसन में गंवा देते हैं ऐसे जातक। इसलिए हमको द्वादश भाव से व्यय संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ये 12 भाव जो हम बता रहे थे, इनको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रथम भाव, इसको द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश। क्योंकि आप सुना होगा, हमने कहा होगा कि अष्टम भाव में क्या देखना चाहिए, सप्तम भाव में क्या देखना चाहिए। तो भाव जो शब्द आता है वो इन खानों को ही कहा जाता है और इसमें जो क्रमशः गिनती लिखी हुई है, इन क्रमशः गिनतियों को भी भाव की संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार से आप आज इस जन्मांग चक्र के विषय में संपूर्ण जानकारी हमने दी और आपको इस विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आने वाले वीडियो में हम आपको इन्हीं ग्रहों की जो हमने बताया है राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं और कौन से ग्रह नीच के होते हैं, इस प्रकार की हम आपको जानकारी देंगे। हमारे इस YouTube चैनल को हिमांशु जी महाराज को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आने वाले वीडियो हमारे देखते रहें जाके, ताकि हमारा कोई भी एक भी मित्र हमारे इन वीडियो को देखने से छूट ना जाए। इसलिए हम आप सभी लोगों को ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी जानकारी ऐसी छूट जाती है जो हम इसमें ना लिख पा रहे हो या ना आप समझ पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आप हमें ये जानकारी समझ में नहीं आ रही है। हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।